नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास से संबंधित ये सेशन रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का परिचय और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगला सेशन मिल सके। दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि ये क्लास बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी 2 घंटे भी हो सकते हैं, तो आप सब्र करके अंत तक जुड़े रहें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, सारे एक लाइनर प्रश्न ही हैं दोस्तों, और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। एनसीईआरटी से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने सबसे पहले 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दर्ज किया था? तो 1829 में। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ये अंग्रेज अधिकारी थे, पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजस्थान के। इन्होंने घोड़े पे घूम के संपूर्ण राजस्थान का इतिहास रचा, तो इसे राजस्थान इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। किन्हें? जेम्स कर्नल टॉड को। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी 1829 में, एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने रायथान या राजस्थान नाम दर्ज किया था प्रथम बार। उसके बाद में दोस्तों तीसरा प्रश्न है। प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो जोधपुर का जो क्षेत्र है इसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था, या फिर मरुवार या मरु या मरुवार के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये जयपुर का एक शहर है। और यहाँ पर प्राचीन भारत के अवशेष जो सभ्यताएं हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता होगी, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। अशोक का बाम्बरू शिलालेख भी बैराट विराटनगर से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो भरतपुर और धौलपुर और करौली ये महाभारत कालीन सूरसेन राज्य के ही भाग थे दोस्तों। कब? महाभारत काल में ये सूरसेन राज्य के भाग थे, प्राचीन समय में दोस्तों। सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया है दोस्तों। मई नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है जिसे कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं दोस्तों, और भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो ये सम्मिलित करने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और एनसीईआरटी से संबंधित लिए गए हैं दोस्तों। तो आपको ये देखना है, इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना है और दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। किस जिले को प्राचीन समय में मांड वल्लभ के नाम से जाना जाता था? मांड्या वल्लभ प्रदेश के नाम से दोस्तों जैसलमेर को जाना जाता था। किनको दोस्तों? जैसलमेर को। जैसलमेर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों सत्य कथन में, ये भी प्रश्न है विगत परीक्षा में पूछा गया था। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जिन्हें वागड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोटा बूंदी का जो प्रदेश है इन्हें हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र है जिन्हें शेखावाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सीकर चूरू झुंझुनू हमारी जो मातृभाषा है यानी कि मारवाड़ी भाषा है, तो इनसे संबंधित हम जहाँ पर निवास करते हैं
इसलिए दोस्तों हमारी भाषा में फर्क हो सकता है। स को हम स की तरह इस तरह बोलते हैं, तो इनका आपको ध्यान में रखना है भाई। हम तो इसी प्रकार से बोलते हैं, हमारी भाषा है। तो जो अपनी मातृभाषा होती है वो कहीं पे भी जाओ लेकिन वो छूटती नहीं है। हमारे जो बोलने की प्रॉब्लम है वो स में ही होती है दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। किस सभ्यता का संबंध लोई युगीन सभ्यता से है दोस्तों? नो भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर की और रेंटोंक, इन सभ्यताओं का संबंध दोस्तों लोहे युगीन से है। यहाँ पर लोहे के जो औजार वगैरह मिले हैं, तो इस वजह से अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि यहाँ से लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो नो भरतपुर इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने की कारखानों के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी और जोधपुरा दोनों से ये अस्त्र शस्त्र गलाने के उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। ये प्राचीन सभ्यता हैं सुनारी और जोधपुरा। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रेंटोंक हो जाएगा। रेंटोंक में अंदर ये सभ्यता विस्तृत है और इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है दोस्तों। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग की चित्र मध्यभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो विराटनगर, जोधपुरा और सुनारी और नो, इन तीन चारों जगहों से ये रंग स्लेटी वाले जो चित्र मध्यभांड मिले हैं। मध्यभांड का मतलब होता है मिट्टी के पात्र मिले हैं यहाँ से। कालीबंगा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा सभ्यता ये दशवती नदी व सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से ये प्राचीन विकसित हुई है दोस्तों। और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की सूढ़ियां दोस्तों। और वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे ये विस्तृत है दोस्तों। इस सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी और 1961 से लेकर के 1969 तक यहाँ पर बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई थी दोस्तों। उत्खनन कह सकते हैं, खुदाई कह सकते हैं दोस्तों। और ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती है दोस्तों। और इसका जो परिपक्व काल था वो 4000 ईसा पूर्व था और यहाँ पर 2400 से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो प्राचीन समय के अवशेष प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की जो खुदाई है वो 5 स्तरों में हुई थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कालीबंगा जो सभ्यता थी वो सुव्यवस्थित नगर योजना पर बसा हुआ शहर था और यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं और ये जुते हुए एक साथ दूर एक खेत जो मिले हैं। हवन कुंड की सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कालीबंगा के बारे में है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है 5 स्तर कौन कौन से थे मैंने बता दिया आपको। उत्खनन 5 स्तरों में प्रमाण माने गए हैं। तो प्रथम 2 तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है और तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पूर्व पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है? तो ये दोस्तों आड़ सभ्यता है। अब आड़ सभ्यता के बारे में भी आपको एक बार विस्तृत बता देता हूं दोस्तों। ये उदयपुर जिले में आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी दोस्तों और इसका काल 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व माना है। आड़ की प्राचीन सभ्यताओं की खोज में दोस्तों 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी आड़ सभ्यता की खोज और इनका उत्खनन कार्य 1956 से लेकर के 1961 में किया गया। और उत्खननकर्ता यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल थे। एस टी सांकलिया के निर्देशन में ये
हुए और यहाँ पर तांबे के उपकरण अधिक मात्रा में मिले हैं दोस्तों। इन्हें मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर 10वीं से 11वीं शताब्दी में अगाटपुर या अगाट दुर्ग के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे धूलकोट या धूल का ढेर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद के बनास नदी के तट पर 1957 से 58 में बीवी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया? तो ये दोस्तों गिलुंड सभ्यता है दोस्तों। गिलुंड के बारे में दोस्तों देखेंगे। गिलुंड सभ्यता उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले और इसका जो समय है वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है दोस्तों। 1900 से 1700 मान सकते हैं या फिर 1700 से 1300 भी मान सकते हैं दोस्तों। ये राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के किनारे पर मिली है दोस्तों और इसके 2 टीलों की खुदाई 1957-58 में बीबी लाल के नेतृत्व में हुई है। यहाँ पर दोस्तों काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा एवं सिक्केदार हिरण का अंकन सिक्केदार हिरण के भी अंकन दोस्तों यहाँ से प्राप्त होते हैं। आग में पकी हुई ईंटों मिली हैं। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन यहाँ पर काले हैं, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मर्दबांड मिले दोस्तों। और 1998 से लेकर के 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वीएस सिंधे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसाल के निर्देशन में उत्खनन दोस्तों करवाया गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 1967 से लेकर के 1970 तक डॉक्टर BN मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया? तो दोस्तों बागोर का किया। बागोर के बारे में दोस्तों देखा जाए तो बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे प्रसिद्ध यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों और ये प्रागैतिहासिक स्थल है और इसकी खुदाई दोस्तों 1967 से लेकर 71 के मध्य हुई और खुदाई करने वाले श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। बागोर से दोस्तों पाषाणकालीन पत्थर के औजारों का विशेष भंडार मिला यहाँ से और भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है ये दोस्तों। यहाँ पर जली हुई हड्डियाँ के 5 नर कंकाल और मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। बागोर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होते हैं। तो बागोर के बारे में विस्तृत जानकारी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो दोस्तों बागोर से मिले हैं। बागोर कहाँ पर है? हनुमानगढ़। बागोर दोस्तों भीलवाड़ा में। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बागोर से होते हैं। सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में दोस्तों विस्तृत देखा जाए तो गणेश्वर दोस्तों सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे पर। भारत की प्राचीनतम ताम्र युगीन है दोस्तों और गणेश्वर को भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है दोस्तों। गणेश्वर के उत्खनन से सैकड़ों ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं। इनमें कुल्हाड़ी है, तीर है, भाले हैं, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा और आभूषण प्रमुख है दोस्तों। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में से 99% तांबा मिलता है, अर्थात गणेश्वर सभ्य निवासियों को धातु मिश्रण करने का ज्ञान नहीं था उस समय दोस्तों। और गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी दोस्तों कहा जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो कालीबंगा आड़ के निवासी थे वो तांबा और ताम्र सामग्री दोस्तों गणेश्वर से ही प्राप्त करते थे दोस्तों। तो इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने के निर्देशन में हुआ था दोस्तों और ये 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्र योगिन सभ्यताओं की जननी व ताम्र संचयी की सभ्यता कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्र मिले हैं
जिसमें 99% तांबा यहाँ से तांबा जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है दोस्तों? तो ये भीनमाल से प्राप्त होते हैं। भीनमाल जालोर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो R.C. अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा दोस्तों। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? तो भीनमाल का था दोस्तों। ईसवाल सभ्यता के जिले में है जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ईसवाल है दोस्तों, वो उदयपुर जिले में विस्तृत है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट किस जिले में स्थित है? जयपुर में है। प्राचीन नाम विराट नगर था दोस्तों। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्यकालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराट से होते हैं दोस्तों। जयपुर में स्थित बैराट सभ्यता के बारे में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और ये ऐतिहासिक स्थल है। बैराट से प्राग ऐतिहासिक ताम्रपाषाणिक लोहे और महाभारत और मौर्य और मध्य युगीन से भी यहाँ के पूरा अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों। प्राचीन ग्रंथों में बैराट का नाम विराट नगर मिलता है, जिनकी स्थापना महाभारत काल में राजा विराट ने की थी और इसे अपनी राजधानी दोस्तों विराट ने बनाया था। तो यहाँ पर महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था, और महाजनपद काल में विराट नगर मत्स्य जनपद की दोस्तों राजधानी रही है। और विराट नगर से 26 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 आंत यानी पंचमारक सिक्के मिले हैं, 28 यूनानी शासकों के सिक्के मिले, इनमें से 16 मुद्रा यूनानी शासक मेलेंडर की है और 160 से 120 ईस्वी पूर्व की ये मुद्राएं हैं दोस्तों। 1837 ईस्वी में कैटरन बर्टन ने बैराट की बीजक डूंगरी से मौर्य सम्राट शिलालेख यहाँ पर अशोक के भामरू शिलालेख लघु शिलालेख की खोज की थी, और वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है दोस्तों। सभ्यता की खोज मैंने आपको बताया नहीं है तो बता देता हूँ। 1937 से 37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी दोस्तों, और इनका उत्खनन कार्य रतन लाल बनर्जी ने और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। बैराट से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराट के समीप अशोक का भामरू अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया है, किस सभ्यता से अशोक का भामरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो बैराट से मिला है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में देखा जाए दोस्तों तो रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, नगर टोंक में है और बालाथल उदयपुर में है। राजस्थान में आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अनूपगढ़ से मिले हैं, तरखान वाला डेरा और शक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था दोस्तों। 337 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो ये सिकंदर था उस समय, उसकी सुरक्षा के अस्तित्व के कारण ही दोस्तों आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति जो कि मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मणों में मिलता है दोस्तों। एक ग्रंथ है शतपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती? तो अंगुत्तर निकाय में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है। मत्स्य जनपद के बारे में देखा जाए तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना दोस्तों। मध्य प्रदेश में जयपुर है, अलवर है, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे उस समय। मध्य प्रदेश का दक्षिण में संभल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। राजस्थान के किस प्रदेश में सौल जाति रहती थी जिनका
बीच स्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था। तो अलवर थी दोस्तों। किस महाजनपद में ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका। तो उस समय सैंधी को किया था दोस्तों। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो मगध ने दोस्तों। ये आपके जो महाभारत के जनपद है वही चल रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान मानी है दोस्तों? तो वैदिक आर्यों की संतान मानी है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक संदर्भ अध्याय के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति मानी जाती है? तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है दोस्तों। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो ने लिखी है संदर्भ अध्याय ने, उनके अनुसार अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें पथियार हुए, परमार हुए और स्वान हुए, ये हो गए थे। लेकिन राठौड़ वंश की उत्पत्ति यहाँ से नहीं मानते हैं। किस इतिहासकार ने गोयल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है? तो ये डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बताई है। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया? तो दशरथ शर्मा ने बताया है। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने की साक्षी माना है? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोइलों को नागर जाति के ब्राह्मण एक गुईदेत का वंश बताया है? तो गोपीनाथ शर्मा ने बताया है दोस्तों। गोइल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज्य किया था? तो मेवाड़ में। गोइल वंश को ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित माना जाता है। तो अबुल फजल को गोइल वंश की उत्पत्ति से संबंधित देखा जाए दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार 566 में गोइल शासन स्थापित हुआ था दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गोइलों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। तो अबुल फजल के अनुसार गोइल ईरान के बादशाह नौशेर खां आदिल के संतान थे। तो सबका अपना अपना अलग अलग मत है इतिहासकारों का। गोइल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन बने थे? तो गोइला द्वितीय के बाद में बप्पा रावल बने थे। तो गोइल वंश का संस्थापक किसे कहेंगे? गोइल को, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त करके अधिकार किया। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती? तो राज प्रशस्ति से मिलती हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो नागदा को बनाया था दोस्तों। कैलाशपुरी में एकलिंगी जी यानी लकुलेश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों। गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? तो कालभोज था दोस्तों। वासुघोष क्या है? तो बुद्ध चरित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा रावल किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो ये श्यामल दास के अनुसार है दोस्तों। बप्पा रावल की तुलना सालार्स मार्टलस यानी फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, उनसे की है। तो ये की है सीवी वेद ने दोस्तों। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में दोस्तों सही क्रम में देखा जाए तो जैत्र सिंह सबसे पहले राजा बने, उसके बाद में तेज सिंह, उसके बाद में रतन सिंह दोस्तों। ये जैत सिंह दोस्तों कौन थे? तो जैत सिंह वही है, भूतला के युद्ध इन्होंने किया था, इल्तुतमिश के पराजित किया था भूतला के युद्ध में। तो यही है जैत्र सिंह। तेज सिंह की बात करें तो ये चालुक्यों की बाती थे दोस्तों, और उपाभिव्यक्ति प्रताप की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, और ये इन्हें परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर और अन्य जो विरुद्ध की
उपाधियां थी इन्हें भी प्राप्त थी। जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूतला का युद्ध कब होता है? तो भूतला का युद्ध दोस्तों 1227 में होता है। भूतला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो अमीर मद मर्दन से मिलती है दोस्तों। गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है? तो जैतर सिंह दोस्तों। अमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? तो अमीर कहा गया है दोस्तों। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक दोस्तों कौन था? तो रतन सिंह था दोस्तों। रतन सिंह कौन है? जो यही है पद्मिनी वाला 1303 दोस्तों। 1301 में जो शाखा होता है 1303 वाला, उस समय मेवाड़ के अंतिम शासक थे। ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासन था दोस्तों 1213 से लेकर के 1253 तक। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा दोस्तों 1303 में होता है। रतन सिंह के समय दोस्तों पद्मिनी यहाँ पर 1600 रानियाँ के साथ में जोर कर लेती हैं और रतन सिंह दोस्तों केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1540 में मलिक मोहम्मद जयसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है? इनका समर्थन दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा किया है। तो ये दोस्तों पद्मावत में ये उल्लेख मिलता है। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था दोस्तों? चित्तौड़ शाखे से था। चित्तौड़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो खजानुल फतह से मिलती हैं और पद्मावत से भी मिलती हैं दोस्तों। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़ में जोर किया था? मैंने अभी बताया 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया था दोस्तों। और जोर वाली घटना की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आग की भट्टियाँ होती थी पुराने ज़माने में, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए बाहर जाते थे तो युद्ध करने के लिए जाते थे, उस समय केसरिया साफा बांध करके निकलते थे युद्ध भूमि में, तो उसे केसरिया कहा जाता था। और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उसे केसरिया कहा जाता था। और उनका जो समाचार जो रानियाँ थी उन्हों तक पहुंचता था कि महाराजा जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी रानियाँ थी जो कि आग का गोला पहले से तैयार होता था उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थी। उसे दोस्तों क्या कहता था? जोर कहते थे। और जोर और केसरिया मिला करके दोस्तों शाखा होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो खिज्र खां को दोस्तों नियुक्त किया था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नामों में दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग का नाम इन्होंने खिजराबाद कर दिया था दोस्तों। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था और सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था दोस्तों। अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। ये किस जिले में है दोस्तों? तो ये बांसवाड़ा जिले में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में है। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था दोस्तों? जैतर सिंह था। राणा अमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? तो 1326 ईस्वी को दोस्तों। मेवाड़ का उद्धारक किसे शासक को कहा जाता है? तो अमीर सिसोदिया को कहा जाता है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि इम्पोर्टेंट राजा यहाँ पर एक तो बप्पा रावल रहेगा और रावल शाखा में, और दूसरा रहेगा आपका रतन सिंह। रतन सिंह के टाइम पे क्या हुआ था? तो 1303 में दोस्तों शाखा हुआ था। यहाँ पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रतन सिंह जो कि समर सिंह का पुत्र था और ये गोल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक था दोस्तों। और जो राज प्रशस्ति है उन काव्य में दोस्तों रतन सिंह का नाम तो मिलता नहीं है, लेकिन मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा जो रचित है पद्मावत में 1540 के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी जो रानी थी पद्मिनी उनको प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। बाकी जो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। पद्मिनी दोस्तों सीन लीप की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम दोस्तों संद्रावती था। और गोरा पद्मिनी का सासा
और गोरा व बादल पद्मिनी का भाई था। तो इस प्रकार से दोस्तों पद्मिनी के पास हीरामन तोता भी था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी कभार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों पद्मावत थी जो कि 1540 में शेरशाह सूरी के समय अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जयसिंह ने लिखा था ग्रंथ ये। अमीर खुसरो ने दोस्तों चित्तौड़ साके का प्रत्यक्ष दृष्टांत किया था। और गुरु जो कि निजामुद्दीन औलिया थे इनके, और मूल नाम दोस्तों मोहम्मद हसन था। किनका? अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी प्रशासन की संज्ञा दी गई है? तो अमीर को। महाराणा लाका मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो दोस्तों 1382 को। लाका की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो रणमल की बहन थी दोस्तों। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर सुंडा को कहा जाता है दोस्तों। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खानें निकली थी? तो राणा लाका के टाइम पे दोस्तों। राणा लाका के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक बिच्छू चित्र नामक बंजारे ने करवाया? तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाका के समय में हुआ था दोस्तों। राणा लाका व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र मौकल था दोस्तों। राणा मौकल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो दोस्तों 1421 में मेवाड़ के शासक बने थे दोस्तों। सुंडा रक्षक बना, लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया था। और 1433 में मौकल की हत्या सासा व मेरा और मैपा पंवार ने दोस्तों कर दी थी। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम में बताना है। तो 1433 से लेकर के 1468 तक इनका शासनकाल रहा था। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? तो सारंगपुर के युद्ध में। और इसी युद्ध की स्मृति में दोस्तों जीत के आए थे, तभी विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं दोस्तों। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो 1453 में। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री सारंगदेव का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो राव जोधा ने दोस्तों किया था। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों। तो उस समय दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन ऐबक थे साथ में। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना जाता है दोस्तों? तो सामल दास के अनुसार माना जाता है दोस्तों। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों? तो मंडन था दोस्तों। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा संगार सवरी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों। के शासक ने जयदेव की गीत गोविंद टीका में गोलोत नागर ब्राह्मण गोलोत की संतान स्वीकार किया है? तो कुंभा ने किया है दोस्तों। एकलंगी मातम्य ग्रंथ के लेखक दोस्तों कान्हा व्यास थे। कुंभा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी दोस्तों? तो गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी दोस्तों। निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो संड्रिक सत्य की जो व्याख्या है वह कुंभा ने की थी दोस्तों। कुंभा के काल में अमित्र व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों। राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे दोस्तों। तो कुंभा थे। कुंभा के बारे में दोस्तों जाने तो कुंभा ने 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, इसकी वजह से इन्हों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1509 में बैठे थे दोस्तों। इनके बारे में कहा जाए तो हिंदू पत इनकी उपाधि थी राणा सांगा की। हिंदू सुल्तान दोस्तों कुंभा की उपाधि थी। हिंदू बादशाह दोस्तों मालदेव की उपाधि थी। राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है तो खातौली का युद्ध सबसे पहले लड़ा था, उसके बाद में बांडी का युद्ध और उसके बाद में गागरोन का युद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था? तो राणा सांगा से था दोस्तों। जब राणा सांगा ने
1509 में गद्दी पर बैठे थे। उस समय मालवा का शासक दोस्तों नासिरुद्दीन था। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो मेदिनी राय की सहायता की थी उस समय दोस्तों। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था और ये वर्तमान में किस जिले में है? तो कोटा में खातौली का मैदान स्थित है दोस्तों। बांडी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच में हुआ था? तो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। खांडवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने किसकी सहायता किस शासक को हराया था? राणा सांगा को दोस्तों हराया था। कब? खांडवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों? जो पूरा राजस्थान के राजा महाराजा थे इकट्ठे होकर के जो बाहरी शक्ति थी बाबर को हराने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन जो राजाओं में वैमनस्य था यानी आपसी वैमनस्य होने के कारण ये युद्ध जो कि सफल नहीं हो पाया। इस वजह से दोस्तों राणा सांगा है जिनको अपने ही सरदारों ने जहर दे दिया, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है दोस्तों? 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था? तो बयाना का पहला युद्ध हुआ था, उस समय तो बाबर को हरा के भेज दिया था, लेकिन दूसरा युद्ध उन्होंने किया था जो कि खानवा के युद्ध था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा के बारे में इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो गई थी। मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी और समाधि व इनकी सतरी दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है दोस्तों। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? तो रतन सिंह बने थे। पन्ना दाई ने अपने पुत्र संदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बसाया था? तो उदय सिंह को बसाया था दोस्तों। उदय सिंह को बनवीर से बसाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा था दोस्तों। और उदय सिंह का 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हो गया था। उदय सिंह ने उदय सागर झील मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयमल और फतेह मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो उदय सिंह के थे दोस्तों। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? तो 1559 में। अकबर ने सितौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? जो सितौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है दोस्तों, तो 1567 में। अकबर ने सितौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फतेह की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई थी? तो आगरा के किले पर। राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किससे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की थी? तो बनवीर को दोस्तों। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर पुंगल शिविर से बंदी बना दिया था? तो 1580 में दोस्तों। दिवेर युद्ध कब होता है? तो अक्टूबर 1582 में। और अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? तो सुल्तान खान यहाँ पर मारा गया था दोस्तों। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? तो कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों। महाराणा प्रताप ने सावंड को राजधानी कब बनाई? जो अगले 12 वर्षों तक यहीं पर रही दोस्तों, तो 1583 में। महाराणा प्रताप की छत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? तो बारडोली में हुआ था दोस्तों। ये कथन किसका है कि अल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घटना नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हो सकी हुई। अब कर्नल जेम्स टॉड के शब्द थे दोस्तों। महाराणा प्रताप की शासन की अवधि दोस्तों 1572 से लेकर के 1597 तक रही है दोस्तों। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु दोस्तों कब कितनी थी? तो 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था दोस्तों, तो मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व करता था वो दोस्तों मानसिंह था। मानसिंह कस्बा जयपुर वाले।
महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो 1597 में ही बन गए थे दोस्तों। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो खुर्रम के नेतृत्व में करता है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 में हुई। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक दोस्तों कौन थे? तो अमर सिंह थे उस समय। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम दोस्तों 1652 से लेकर के 1680 तक रहा दोस्तों। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी सारूमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था दोस्तों। तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों देखा जाए तो इन्हों का जन्म 9 मई 1540 को, राज्याभिषेक 1572 को गोगुंदा में, और पिता इनके उदय सिंह थे दोस्तों। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? तो अकबर था दोस्तों। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए श्रेष्ठ मंडलों के बारे में देखा जाए तो प्रथम बार में दोस्तों जलाल खां को भेजा था, द्वितीय बार में मान सिंह को भेजा था, तृतीय बार में भगवंत दास को भेजा था, और चतुर्थ बार में टोडरमल को भेजा था। तो यहाँ पर तृतीय वाली लाइन नहीं लिख पाए हैं दोस्तों, इसके लिए समाप्त चाहते हैं। मिस प्रिंट हो जाती है, प्रिंट कभी कभार जो टाइप मिस्टिंग हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तृतीय करके आपको भगवंत दास कर देना है। अगला प्रश्न दोस्तों, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के अरावल दास्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सूरी ने किया था दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया था? जाला बिंदा ने। उस समय महाराणा प्रताप संकट में आए गए थे, तो इस वजह से जाला बिंदा ने इन्हों का मुकुट धारण करके खड़े हो गए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में दोस्तों, खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहे गए वाक्य हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है दोस्तों, 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? तो राज सिंह ने किया था दोस्तों। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति कैसी रही थी? तो उसने राठौड़ों का साथ दिया था दोस्तों। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और इसके बारे में दोस्तों, झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है दोस्तों, और राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। प्रशिष्ट काले संगमरमर के शिलाएं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। कौन सी? राज प्रशस्ति। और किसने बनाई? रणछोड़ भट्ट ने बनाई दोस्तों। रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित यानी रचना की गई। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति दोस्तों मानी है सूर्यवंशी से। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष आदि पुरुष थे जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो दोस्तों राव सिंह थे। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक दोस्तों राव दुहुड़ था। जोधपुर की संत बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया? तो राव सूडा की पत्नी ने दोस्तों। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया? दोस्तों राव सुंडा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा दोस्तों? तो 1438 तक रहा दोस्तों। मारवाड़ के शासकों का सही क्रम में देखें तो राव सुंडा पहले आए, फिर राव कान्हा आए, फिर राव रणमल और फिर राव जोधा। अकबर के किस वर्ष हुसैनी कुली खां के संदरसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था 1564 में। जब संदरसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1472 में किसे नियुक्त किया दोस्तों? राज सिंह को। अकबर के अभियान के समय संदरसेन की स्थिति थी दोस्तों, तो भादराजून रहते थे, सिवाना तक रहे, फिर रामपुरा, फिर पीपलोद और काणुजा, यहाँ पर घूम घूम कर यहाँ पर संदरसेन रहते थे दोस्तों। संदरसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? तो दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेणु ने
महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा है दोस्तों। रावल सुखराज सुजा व देवीदास के शासक के सहयोगी थे दोस्तों। चंद्रसेन के दी अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था दोस्तों? तो 1581 से 83 के मध्य दोस्तों। मारवाड़ का पितरअंता किस शासक को कहा जाता है दोस्तों? तो मालदेव को कहा जाता है। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1544 को हुआ था दोस्तों। जैसलमेर के राम लूणकरण की पुत्री उमादेवी जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी दोस्तों? मालदेव की। और ये दोस्तों तारागढ़ अजमेर में रही थी। बीकानेर शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था दोस्तों? पाएबा साहिबा का युद्ध था दोस्तों। जैंता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था दोस्तों। और ये युद्ध किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था दोस्तों। किसका युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था दोस्तों? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था दोस्तों? तो मालदेव के पास में। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया दोस्तों? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था दोस्तों? तो दारा का साथ दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो जमरूद में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? जमरूद कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में है। सूरत मिश्र नरसिंह दास नवीन कवि और बनारसी दास के शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों। जसवंत सिंह के थे। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि दोस्तों मोहम्मद नारायण सिंह थे। धर्मत युद्ध में दारा सिंहों की तरफ से हारा जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोल के इनकार कर दिया था दोस्तों? जसवंत सिंह की रानी ने। ये देखिए दोस्तों कितने प्रतापी महान शासक हुआ करते थे। अगर युद्ध में हार जाते थे तो उनकी रानियां किवाड़ बंद करके बैठ जाती थी कि तू कायर है, तू युद्ध नहीं कर सकता। और ऐसी ऐसी रानियां हुआ करती थी तो राजा को युद्ध करना ही पड़ता था दोस्तों। ये राजस्थान की धरती वीरों की नहीं दोस्तों, वीरांगनाओं की भी धरती है दोस्तों। वीर प्लस वीरांगनाओं की धरती है। तो आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। संख्या कम है, लाइव की संख्या आगे बढ़ाइए दोस्तों। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने दी थी। राइट आंसर क्या हो गया? शाहजहां। चंद्रसेन के दोस्तों उपनाम के बारे में देखा जाए तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है दोस्तों। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया था? तो 1583 में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिनका विवाह जहांगीर से किया था दोस्तों, वो थी जुगताबाई का विवाह किया था दोस्तों। सत्य कथन में दोस्तों उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। जगत गोसाई ने के खुरम यानी शाहजहां को जन्म हुआ था। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था इनों के मध्य दोस्तों। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उनकी आयु दोस्तों 11 वर्ष थी। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में दोस्तों मारवाड़ के शासक 1438 में बने थे दोस्तों। राज्याभिषेक के समय इन्हें राजा का खिताब 4000 वंशधार प्रदान किया था दोस्तों। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त हुआ था दोस्तों। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसकी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस पर। 1459 में जोधपुर राज्य की स्थापना की थी किसने? राव जोधा ने दोस्तों। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम के क्षेत्र को जीतता है तो मंडोर को दोस्तों। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ियों पर करवाया था? तो सीढ़िया टूक की पहाड़ी पर करवाया था दोस्तों। राव जोधा ने किस
दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो बहलोल लोदी को दोस्तों हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी दोस्तों। अपने सेशन को दोस्तों 50 मिनट होने आए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं दोस्तों। कंटेंट तैयार करना भी मुश्किल बात होती है दोस्तों, तो आपके लिए ये फ्री में क्लास रहने वाली है। तो आपको ये लिए लाइक दबाते क्या होता है, लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान दोस्तों कौन थे? तो हीरा चंद ओझा थे दोस्तों। मारवाड़ के शासकों कालक्रम का विभाजन दोस्तों, चंद्रसेन 1562 से लेकर के 1581 तक रहे। मालदेव दोस्तों 1531 से लेकर के 1562 तक रहे। और राव जोधा 1438 से लेकर के 1499 तक रहे दोस्तों। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था दोस्तों? राव सातल आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है दोस्तों? तो राठौड़ों को। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण अलखराव की संतान किसने माना है? तो दयाल दास ने माना है दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो मुणुत नैण सिंह ने माना है। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो चंद्रसेन दोस्तों। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारणम में स्थित है। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो सोजत में। सोजत कहाँ पर है दोस्तों? पाली में। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया दोस्तों? सरदार सिंह ने करवाया। किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में। और ताजमहल नहीं है दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में उनका नाम जो कि जसवंत थड़ा है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसे जसवंत थड़ा कहा जाता है, लेकिन इसका जो उपाधि है जो राजस्थान के ताजमहल से उनका जो कंपेरिजन किया जाता है किससे? राजस्थान के जो भारत के ताजमहल के साथ में राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहलाता है दोस्तों। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? गिगोली का युद्ध हुआ था। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई दोस्तों? मानसिंह को। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक था दोस्तों? अकबर था। महाराणा प्रताप था और उदय सिंह था। महादेव की पत्नी रानी उमा देव कहाँ सती हुई थी दोस्तों? तो गुंदोज में हुई थी। रानी राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया दोस्तों? खेड़ा को बनाया था। मुगलों को की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक दोस्तों कौन था? तो उदय सिंह था। राव चंद्रसेन का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 1541 को। सूर सिंह को स्वय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी दोस्तों? तो अकबर ने दी थी। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई दोस्तों? तो जहांगीर के द्वारा। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी दोस्तों कौन सी है? तो नागणेशी माता है दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी दोस्तों नागणेशी माता है। नागणेशी माता का मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में बना हुआ है दोस्तों। पैबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया दोस्तों? कुंपा को बनाया। मारवाड़ की पन्नादाय ने किस शासक को औरंगजेब के संगुल से छुड़वाया था दोस्तों? तो अजय सिंह को छुड़वाया था। पन्नादाय किसे कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ की? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है दोस्तों। वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास में दोस्तों। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से? तो मालकोट, मेड़ता का किला, पोखरण दुर्ग व रिया दुर्ग दोस्तों। सोजत का किला भी मालदेव द्वारा बनवाया गया। जोधपुर के
किस शासक का देहांत आगरा में हुआ दोस्तों, और उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया? तो राव गज सिंह का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था। मारवाड़ के किस शासक को बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के समय दोस्तों। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जहांगीर प्रदान की थी दोस्तों? तो महाराणा राज सिंह को। मारवाड़ जो कि जोधपुर में कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ये थे महाराजा मान सिंह। इन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए मठ और महामंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? जोधपुर में। किशनगढ़ के राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ों की स्थापना की थी। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया। उसका नाम था दोस्तों सूरज कंवर। किसका? लड़की का। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ पर हुआ दोस्तों? आगरा में हुआ। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? तो सन 1707 में दोस्तों। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? तो मान सिंह को। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कोपरा का घर यानी धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के लिए औरंगजेब ने ये शब्द कहे थे दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित आरंभिक शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो राव सिंह पहले आए, फिर राव आस्थान आए, फिर राव दूड़ आए, फिर राव रागपाल आए। राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था दोस्तों? तो राव जोधा का पुत्र था। राव बीका ने जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? तो 1465 में दोस्तों। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया? तो 1488 में दोस्तों। राव शेखा की पुत्री से विवाह कर किस क्षेत्र को बीका ने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया? तो पुंगल को दोस्तों। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी दोस्तों? तो करणी माता और जाट सरदार नराक की सहायता से दोस्तों। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों राव बीका ने करवाया। राव बीका के शासकों का कालक्रम निशासन अवधि दोस्तों। बीका सबसे पहले आए, फिर लोणकरण आए, फिर जैतसी आए और उसके बाद में कल्याणमल आए दोस्तों। किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कर्ण सिंह ने दोस्तों। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मत्तीरे की राड़ 1644 में हुई थी दोस्तों? तो ये जाखनिया गांव में मत्थीरे की राड़ को लेकर के युद्ध हुआ था। मत्थीरे को लेकर के युद्ध हुआ था। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है दोस्तों? तो सुख संपत्ति को कहा गया है। साहित्यिक रचना में सुख संपत्ति चिंतामणि भट्ट की है, कर्णभूषण गजानन मैथिली की है और काव्य डाकिनी राय सिंह की है दोस्तों। गजानन मैथिली के शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो कर्ण सिंह के। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में। 1 घंटे का समय होने वाला है दोस्तों। आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। लाइव सेशन के साथ में जुड़े रहना अंत तक। राजस्थान के राजवंश से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज दोस्तों। इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी टाइम लगे, लेकिन टाइम की परवाह नहीं करनी है। आपको एक ही वीडियो में ये मटेरियल मिल जाए यही काफ़ी है दोस्तों।
हम काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी राजा महाराजाओं की कहानियों को देखा जाए तो इनमें 7-8 घंटे में ये सेशन कंप्लीट होता है, लेकिन हम 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट इस नोट्स में है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो अदर नॉलेज है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी राजा महाराजों की रानियों की कितने किस्से हैं, इतने किस्से सुनाने जाऊँ तो 2-3 दिन भी आपके समाप्त नहीं होंगे। लेकिन आपको जो परीक्षा में सफल होना है, इसलिए दोस्तों आपको क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो प्रश्न है दोस्तों, किस शासक को औरंगजेब ने माई भरावतेव की उपाधि दी थी दोस्तों? तो अनूप सिंह को। 1570 में नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? तो कल्याणमल ने। वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? जैसे दुर्सा आडा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है दोस्तों, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ थे इनके लेखक। वैली किशन रुक्मणी ख्यात दोस्तों। निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बुलस विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? तो राय सिंह ने। 1577 में महाराज धीराज उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने थे दोस्तों राय सिंह। राय सिंह के बारे में दोस्तों, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई और जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई। राय सिंह के बारे में दोस्तों, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र सामंत था। राय सिंह के काल में बीकानेर क्षेत्र कला की शुरुआत होती है दोस्तों। बीकानेर शासक लूणकर्ण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ 1526 को किस युद्ध में मारा गए थे? तो कौनसी के युद्ध में मारे गए थे दोस्तों? किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण को कलयुग कर्ण कहा गया है? तो जैतसी रोसंद में दोस्तों। राव लूणकर्ण की बात करें दोस्तों, तो लूणकर्ण राव बीका का पुत्र था। 1505 से लेकर के 1526 तक शासक रहा और कर्मचंद्र वसो कीर्तन कायम इनकी तुलना कर्ण से दोस्तों की गई। जैतसी ने 1537 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है? तो राव जैतसी रोसंद में मिलती हैं। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैतसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के पास में भेजा था। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था दोस्तों? तो कल्याणमल ने लिया था। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी दोस्तों कौन सी है? तो करणी माता। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी दोस्तों नागणेशी माता। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है वो नागणेशी माता है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी दोस्तों करणी माता है। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम है दोस्तों, राव बीका बने, फिर राव लूणकर्ण, फिर राव जैतसी और फिर राव कल्याणमल। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे दोस्तों। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर क्षेत्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अनूप सिंह के समय। गंगलहरी दशम भागवत दुआ ग्रंथ के लेखक दोस्तों कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? तो रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो रतन सिंह ने। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी प्रांगण पर 40 गांव उपहार में दिए थे? तो सरदार सिंह ने दोस्तों। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई? तो सरदार सिंह ने।
किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई? तो डूंगर सिंह के समय दोस्तों। वह शासक किसने दक्षिण भारत के अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के करोड़ों देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई? तो अनूप सिंह ने दोस्तों। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? तो अनूप सिंह के दरबार में थे दोस्तों। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था? तो अनूप सिंह ने। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया जिसका पंचपाना कहा जाता है? तो शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के किस शासक ने न्योता, विवाह निमंत्रण पर तथा तक्षशिला की भाग यानी उत्तराधिकारी कर समाप्त किया? तो शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जबकि मृत्यु 1543 में बंबई में हुई थी तो वही थी गंगा सिंह की दोस्तों। 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने दोस्तों। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गंगा सिंह को। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ों के ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया है? तो सूरत सिंह ने दोस्तों। किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया दोस्तों? तो सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह तथा 7000 मनसबदार का खिताब दिया? तो अहमद शाह ने। चौहान वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। कौन मानते हैं दोस्तों? दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों कथन देखें तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने सूर्यवंशी क्षत्रिय माने हैं। अश्लेषर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना है दोस्तों। चंद्रबरदाई ने इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो विग्रहराज द्वितीय का। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी भट्ट या शत्रु संगारक मिली है? तो पृथ्वीराज विजय में दोस्तों। सत्य कथन में यहाँ पर विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था दोस्तों। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनवी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था दोस्तों। और 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली थी। चौहान शासकों का सही क्रम है तो दोस्तों यहाँ पर अजय राज पहले बने, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ बने। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास भवभूति की ओट कर सकता है? तो किलौर ने कहा था दोस्तों। मेवाड़ पर सांबकरी के चौहान शासकों का अधिकार कब होता है? तो 12वीं सदी में। सांबकरी से निकलने वाले सांबकरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा दोस्तों कौन सी थी? तो नाडोल के चौहान। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित दोस्तों था? तो कीर्तिपाल थे, समर सिंह थे, उदय सिंह थे। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अयलन पाटल के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? तो मूलराज प्रथम को दोस्तों। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था दोस्तों? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ चौहान का विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता? तो कवि बांधव के नाम से दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शक रहता था तो वह प्रधानमंत्री कौन थे? तो कैमास दोस्तों। कैमास पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। तो कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद, गुजरात का नरेश भीम द्वितीय और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी। सोना का मूल स्थान माना जाता है दोस्तों संपादक यानी सांबकरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव चौहान दोस्तों। अजमेर नगर किसने बसाया था? तो अजय राज ने। अजय देवगन के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो अजय राज ने दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अहिल पाटन गुजरात में दोस्तों।
तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो विग्रहराज चतुर्थ के। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था दोस्तों? तो चंद्रवर्दाई, जनार्दन और जयानक। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों? चौहान तुर्कों के बीच में। के शासक के शासनकाल को चौहान शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बिसल देव के समय दोस्तों। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने दोस्तों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर थे दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? तो 1177 में। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो से होता है दोस्तों। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। दूसरा कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी। सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की हुई थी दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। तराइन का मैदान कहाँ पर है दोस्तों? तो हरियाणा में है। स्वान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी दोस्तों। आमेर के स्वानों संपादक के स्वानों का नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस स्वान शासक ने सांबक्री के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो अजिराज ने। अजिराज ने अजमेर शहर कब बसाया? तो 1113 में। निम्नलिखित 4 स्वान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो विग्रहराज चतुर्थ पहले आए, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय आए। अर्णोराज के बारे में जो कथन है वो है अपनी राजकाज काल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने सालुकी नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था और वो अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। कौन दोस्तों? अर्णोराज। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 दोस्तों। प्रथम 1191, द्वितीय 1192। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय पहले खोला था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने 2.5 दिन का झोंपड़े में निर्माण किया। कथन है दोस्तों संपादक स्वानों का मूल स्थान माना जाता है। अस्त्रपुत्र नागौरों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के स्वानों का अंतिम शासक था दोस्तों। स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था दोस्तों। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं दोस्तों। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है दोस्तों। सिवाड़ा दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नारखां व भोज मारे गए थे। दुर्गों के नाम में जो सत्य कथन है, जलालाबाद जालोर को कहते थे दोस्तों। ये नाम अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित किया था। खैराबाद सिवाना का था और बख्तरबंद रणथंभौर का था। ये सारे नाम है जो कि मुस्लिमों ने बदले थे। स्वानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस स्वान शासक के काल में हुआ? तो दुर्लभ राज के टाइम पे। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो 1308 में सिवाना दुर्ग का जो साका होता है उस समय। इतिहास में मालदेव मुसाला के नाम से कौन विख्यात थे? तो मालदेव सोनग्रा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम है? तो रणथंभौर में पहली विजय करता है 1301 में, 1303 में चित्तौड़ में, सिवाना में 1308 में और जालोर में 1311 में। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक अजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने सालुकी नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। जालोर के स्वान शासकों में से कौन से राजा दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ससिंह देव को नहीं करना पड़ा। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण देना ही था। अमीर देव चौहान कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? तो गुरदास सैनी। अमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति रडमल और अतिपाल थे दोस्तों। अमीर ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन थे? तो जोधराज थे।
पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकताओं के दौरान शासन कार्य में उनके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शक रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो कैमास थे दोस्तों। किस स्वान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अर्णोराज ने। कितु एक महान राजा है, इसकी उपाधि से कीर्तिपाल को किस ने नवाजा? तो मनोद नैन्सी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति नार खां व भोजे खां मारे गए थे? तो सिवाना पर। वीरमदेव सोनगरारी बात तथा कानदेव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो पद्मनाभ थे दोस्तों। स्वान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई? तो गोवक को। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसे इतिहासकार ने कहा था? तो बिशर हेबर ने कहा था। संदरवर्दई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ था? लाहौर में दोस्तों। आला और उदल का संबंध किस युद्ध से था दोस्तों? तो महोबा के युद्ध से। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर के बारे में। 1299 में हिंदू घाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो भीम सिंह। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हुआ? तो रणथंभौर के बारे में कहा था दोस्तों। विजय द्वितीय किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? तो अमीर देव स्वान का। राय पितोरा तथा दल पुंगल की उपाधि के स्वान शासक को प्राप्त थी दोस्तों? तो पृथ्वीराज तृतीय को थी। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे था दोस्तों? तो संदरवर्दई से। पृथ्वी भट्ट का मतलब पृथ्वीराज भट्ट रासो और पृथ्वी भट्ट का संबंध दोस्तों संदरवर्दई से था। किस इतिहासकार के अनुसार कस्वा वंश के शासकों को कौरव नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कौरव वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कस्वा कहा जाने लगा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था। कस्वा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे दोस्तों? तो स्वानों के थे। दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर कस्वा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी बनाई? तो दौसा को बनाया था दोस्तों। दूल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो रामगढ़ को बनाया था दोस्तों। 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने दोस्तों। किस वर्ष भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह प्रारंभ किया सांबर में किया था? तो 1562 में। शासकों को कालक्रम के अनुसार कस्वा वंश में देखते हैं तो भारमल सबसे पहले भारमल आते हैं 1547 से 1573 तक रहते हैं। मानसिंह 1590 से लेकर के 1614 तक रहते हैं। फिर मिर्जा राजा जय सिंह जो कि 1621 से लेकर के 1677 तक रहते हैं। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था? जैसे खुसरो का जन्म हुआ तो सलीम के साथ ने। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु कहाँ होती है? तो आगरा। अलग अलग मत है, आगरा, लाहौर और बिहार आमेर। मानसिंह ने किन 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी? तो अकबर, जहांगीर की। 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजन हाडा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मानसिंह का पहला सैन्य अभियान था? तो रणथंभौर अभियान। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? तो एलिसपुर में हुई थी दोस्तों। अकबर ने किस अमीर शासक को फरजंद व राजा तथा 7000 का मनसब दिया था? तो मानसिंह को दिया था, मानसिंह कस्वा जयपुर वाले को। भगवंत दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने थे? तो 1590 में। मानसिंह के बारे में देखा जाए तो मानसिंह 1573 में महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर के गए थे। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? तो 3 काल देखे थे उन्होंने। किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? तो 1592 में। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में तो 1615 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिणी भारत गया था। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के साथ 1662 में पुरंदर की संधि करते हैं। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी दोस्तों।
सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो सवाई जयसिंह ने दोस्तों 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। सवाई जयसिंह का जन्म कब होता है? तो 1688 में होता है दोस्तों। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जदों के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो आजम का साथ दिया था दोस्तों। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासक घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा था? तो मोमिनाबाद रखा था दोस्तों। 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण करवाया, चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण कराया, मावठा झील तथा गेड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया था। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास की तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे, तो सवाई जयसिंह ने बनाए थे दोस्तों। जयसिंह के शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी। सवाई जयसिंह तृतीय के समय दोस्तों के शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी। तो राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों के शासक का शासनकाल वैल्यू पोट्री का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। तो राम सिंह द्वितीय का काल। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर में कितनी बार आए थे? तो 2 बार गए थे दोस्तों। मानसिंह द्वितीय की 1917 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी दोस्तों। के जयपुर शासक को बबर शेर के नाम से जाना जाता था? तो माधो सिंह प्रथम को दोस्तों, माधो सिंह द्वितीय को दोस्तों। के शासक के शासनकाल में ब्रजवल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? तो माधो सिंह द्वितीय के समय। के शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो जगत सिंह द्वितीय के टाइम पे। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदिकम क्षेत्र बनाया था? तो साहिब राम ने। के शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? तो जगत सिंह द्वितीय को। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे? तो सांध खां थे दोस्तों। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट और सांध खां गणपति भारती कवियों का संबंध किस शाखा से था दोस्तों? तो प्रताप सिंह से था। 22 कवि, 22 ज्योतिष तथा 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन कहा जाता था, इन संगीतज्ञों को गंधर्व बाईसी कहते थे। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाती थी? तो प्रताप सिंह की। कोटा शासक 17 साल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई? तो 1761 में। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की? तो ईश्वर सिंह। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध में काकोड़ा का युद्ध 1759 में, बंटवारा का युद्ध 1761 में और मावला या मंडोली का युद्ध 1767 में। जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भौमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? तो ईश्वर सिंह को दोस्तों। सवाई जयसिंह ने 1741 में मगवाना या गंगवाना के युद्ध में किन रियासत की सेनाओं को हराया? तो जोधपुर और नागौर को दोस्तों। सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी दोस्तों। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था दोस्तों। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो सवाई जयसिंह को कहा जाता है दोस्तों। अजमेर का पहला शासक जिसने अजमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी दोस्तों, तो विष्णु सिंह ने की थी। हाया बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल दास, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो मानसिंह मिर्जा के थे दोस्तों। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भारमल को दी थी दोस्तों। किसको दी थी? तो भारमल को दोस्तों।
किस शिलालेख में कस्बा राजा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो आमेर। मानसिंह ने कबूला अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा नीला पीला लाल हरा काला बना दिया। इससे पहले किस रंग का था दोस्तों? तो सफ़ेद था। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कहा जाता था दोस्तों? तो 68। किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो देव पृथ्वीराज। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो मानसिंह द्वितीय के दोस्तों। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मिर्जा इस्माइल को दोस्तों। अब है दोस्तों जाट राजवंश से संबंधित प्रश्न। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? था गोकुल के नेतृत्व में। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था? तो सूडामन ने किया था दोस्तों। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सूडामन था। जाट राजा सूडामन के बारे में देखा जाए तो इनका शासनकाल 1695 से लेकर के 1721 ईस्वी तक रहा दोस्तों। सूडामन में मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों को प्रतिरोध किया दोस्तों। कस्बा नरेश बिशन सिंह ने सूडामन का दमन करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे थे दोस्तों। किस जाट राजा को सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डिंग जहांगीर प्रदान की थी? तो बदन सिंह को दोस्तों। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था? तो बयाना का नहीं करवाया था दोस्तों। किस जाट राजा ने कस्बा वंश के शासकों के साथ मित्रता रखी और राज्य विस्तार किया? तो बदन सिंह। जाट शासकों के शासनकाल के बारे में दोस्तों देखा जाए तो सूरजमल 1756 से लेकर के 1763 तक रहे। बदन सिंह 1723 से 1756 और सूडामन 1695 से 1721 तक रहे। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाई? तो लोहागढ़ को दोस्तों। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था दोस्तों? तो ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी दोस्तों? तो सूरजमल ने। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खां ने मृत्यु पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? तो रोहिल्लाओं के विरुद्ध। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा था कि उसने अपनी जाति कभी गुण शक्ति असाहस चतुराई निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे? तो वह ये कहा था काली कारंजन कानूनगो ने। करौली की यादव वंश की स्थापना 1040 में किसने की थी? तो विजयपाल ने की थी दोस्तों। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? बयाना को बनाया था। 1650 में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो धर्मपाल द्वितीय था दोस्तों। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल पाल ने करवाया था दोस्तों। 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां के शासक कौन थे? तो हरवक्स पाल थे दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो मदन पाल थे दोस्तों। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था दोस्तों? तो आबू में। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? तो धवल की दोस्तों। वह परमार शासक जिन्होंने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया तो धारावस्त ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था, जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों वो धूमल राज राइट आंसर हो जाएगा। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणशाही नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? तो वास्तुपाल ने बनवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने स्वयं सत्ता स्थापित की थी? तो नाडोल के राव लुम्बा ने की थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वयं जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया था? तो बुद्ध सिंह को दोस्तों। बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी
मानकर भाई बनाया तो सवाई जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब होता है? तो 22 अप्रैल 1734 में दोस्तों। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन में रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों। जयपुर में सवाई माधोपुर और जयसिंह, सवाई जयसिंह थे। जोधपुर के अभय सिंह थे। नागौर के भक्त सिंह थे दोस्तों। बूंदी में दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह। ये सम्मेलन दोस्तों सवाई जयसिंह ने बुलवाया था। ये सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था और इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह व कोटा से सुरजन साल ने भाग लिया था दोस्तों। हुरडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? तो रामपुरा में दोस्तों। हुरडा सम्मेलन के समझौते होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा था? तो रामपुरा में दोस्तों। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी, इसका किसका पुत्र था? तो सूरज कंवरी का था दोस्तों। माधव सिंह की माता का नाम दोस्तों क्या था? तो चंद्र कंवरी था दोस्तों। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में दोस्तों। तो माधव सिंह व ईश्वर सिंह के बीच में हुआ था। माधव सिंह ने मल्हार राव होलकर से तथा ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी और राजमहल स्थान टोंक में स्थित है। यहाँ पर बगरू युद्ध अगस्त 1748 के बारे में तो माधव सिंह की सहायता पेशवा महाराव होलकर ने की थी, तो ईश्वर सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी और इस युद्ध में माधव सिंह की जीत हुई थी। युद्ध के बाद में 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया था? तो माधव सिंह प्रथम का। तुंगा युद्ध दोस्तों कब होता है? 1787 में और इसके बारे में जो जानकारी वो है सवाई प्रताप सिंह व मराठा महेंद्र जी सिंधिया के बीच में हुआ और सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर राजा विनय सिंह व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया दोस्तों। और मुगल फौजदार मोहम्मद बेगम हमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था दोस्तों। पाटन का युद्ध सवाई जयसिंह व मराठों के बीच में कब होता है? तो 20 जून 1790 को होता है। 1787 में तुंगा युद्ध में प्रताप सिंह विजय होते हैं दोस्तों। 1790 में पाटन युद्ध में मराठा विजय होते हैं और 1800 में मालपुरा युद्ध में मराठा विजय हुए थे दोस्तों। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था? तो जयपुर और जोधपुर में। और इस विवाद को खत्म करने के लिए कृष्णा देवी को जहर देकर मार दिया था दोस्तों। कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उनकी हत्या करने की सलाह दोस्तों मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी? तो अमीर खां पिंडारी ने दी थी दोस्तों। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में मराठों को दिए? तो विजय सिंह को। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों के प्रभुत्व से बसी रही? तो वह रही थी जैसलमेर और बीकानेर। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज दोस्तों? राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी, प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान का परिचय पढ़ लिया और राजस्थान के संपूर्ण राजवंश हमने पढ़ लिए इसी एक ही सेशन के माध्यम से। और ये सेशन है लगभग दोस्तों आपका सेशन 1 घंटे और 33-34 मिनट का होने वाला है और आपने अंत तक जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट आप तक लाइव सेशन के माध्यम से ये संपूर्ण विश्लेषण करते रहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें दोस्तों। आप आज अपन ने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों? सबसे पहले प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी, कालीबंगा, हड़प्पा, आड़, जो आड़ थी उनसे संबंधित और गणेश्वर रही थी
उनसे संबंधित जितने भी हमने जो प्रश्न बताए हैं इनसे बात जाने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। जितने पढ़े हैं उनसे इनके अंदर से ही आएंगे सारे प्रश्न। तो आप एक बार अभी तक आपने क्लास को पूरा नहीं देखा है तो पूरा देख लेना दोस्तों। अभी आप जुड़े हैं तो पूरा एक बार अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।